हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द गुरुकुल मंत्रा में। फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम वीडियो के 2018 के पेपर को डिस्कस करेंगे। वीडियो के 2018 के प्रश्न पत्र को डिस्कस करेंगे और हिंदी के क्वेश्चन को देखेंगे इससे पहले हमने जीके जीएस के क्वेश्चन को देख लिया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सेकेंड पाली का भी क्वेश्चन मैं बहुत ही जल्द लेकर के आने वाली हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप सभी को पता है कि वीडियो के एग्ज़ाम में 50 क्वेश्चन जीके जीएस से पूछा जाता है, 50 क्वेश्चन हिंदी से पूछा जाता है और 50 क्वेश्चन रीजनिंग से पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, यह वीडियो यूपी बीएड एंट्रेंस की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें भी हिंदी के 50 क्वेश्चन आते हैं। सिलेबस लगभग सेम ही है, बस पत्र से रिलेटेड क्वेश्चन वीडियो एग्जाम में पूछा जाता है लेकिन बीएड में नहीं पूछा जाता है। बाकी सारा जो सिलेबस है लगभग सेम है, जैसे विलोम शब्द हो गया, मुहावरा हो गया, वर्ड हो गया, ये सारे क्वेश्चन उसमें भी पूछे जाते हैं और वीडियो एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो ये जो वीडियो है आपके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, शुरुआत ही हुआ है गद्यांश से। ठीक है, शुरुआत हुआ है गद्यांश से। गद्यांश के क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगी। ठीक है, आप इसको पढ़ करके आसानी से कर सकते हैं गद्यांश के क्वेश्चन। ठीक है, इससे आपको आइडिया लग सकता है कि देखिए गद्यांश से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, गद्यांश से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, गद्यांश को छोड़कर हम आगे से व्याकरण से अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है 6 नंबर से। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि जब कोई सरकारी पत्र, ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक प्रस्तुतियों को भेजा जाए तो उसे क्या कहते हैं। ठीक है, हमारा ऑप्शन दिया हुआ है आदेश, अनुस्मारक पत्र, अधिसूचना, परिपत्र। देखिए, हमारा आंसर दिया हुआ है डी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, परिपत्र बोलते हैं जब कोई ज्ञापन, सरकारी पत्र, ठीक है, क्या किया जाता है, अनेक प्रस्तुतियों को भेजा जाता है तो उसे हम परिपत्र कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि जब कोई सरकारी पत्र, ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक प्रस्तुतियों को भेजा जाए तो उसे परिपत्र कहते हैं। इसे गस्ती पत्र भी कहा जाता है। हो सकता है आपके एग्जाम में परिपत्र ना के अगली बार गस्ती पत्र आ जाए, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। परिपत्र को ही गस्ती पत्र भी कहते हैं। ठीक है, इसमें प्रेषक एक ही अधिकारी होता है तथा पाने वाले अनेक होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेषक मतलब होता है भेजने वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है उसे क्या कहते हैं। हमारा ऑप्शन है शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, टिप्पणी, कार्यालय ज्ञापन। ठीक है, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उसको अर्धशासकीय पत्र कहा जाता है। ठीक है, उसको अर्धशासकीय पत्र कहा जाता है। देखिए दिया है कि सरकारी अधिकारियों के मध्य सरकारी काम से व्यक्तिगत शैली में लिखे जाने वाले पत्र अर्धशासकीय पत्र कहलाते हैं। इनका उद्देश्य सरकारी कार्य में तत्परता और तीव्रता प्रदान करना है, साथ ही किसी विशेष बात की ओर ध्यान आकृष्ट करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी को अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को अभिनिवेदन में क्या लिखना चाहिए। ठीक है, कह रहा है अभिनिवेदन में क्या लिखना चाहिए, आपका भवदीय, आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपका सेवक। इसका राइट आंसर हो जाएगा, जब हम भवदीय में इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, आपका आज्ञाकारी शिष्य। ठीक है, जब हम अभिनिवेदन नीचे में जब लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, आपका आज्ञाकारी शिष्य लिखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि एक विद्यार्थी को अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को अभिनिवेदन में आपका आज्ञाकारी शिष्य लिखना चाहिए। दो अपरिचित व्यक्तियों के बीच पत्राचार की प्रक्रिया में अभिनिवेदन भवदीय लिखा जाता है। ठीक है, जब कोई दो व्यक्तियों के बीच पत्र लिखा जा रहा है और क्या होता है, वो लोग अनजान होते हैं एक दूसरे से, तो क्या लिखा जाता है, भवदीय लिखा जाता है। ठीक है, चलिए अगली बार अगर एक क्वेश्चन आए तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि संक्षेपण मूल पाठ से कितने शब्दों में लिखना चाहिए। आधे शब्दों में, 1/3 शब्दों में, 3/4 शब्दों में, 2/3 शब्दों में। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, जो संक्षेपण होता है उसको 1/3 शब्दों में लिखा जाना चाहिए। देखिए आपके एग्जाम में पत्र से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है तो आपको पत्र से रिलेटेड क्वेश्चन भी मतलब आपको पढ़ के जाना है। मैं डेली एक एक वीडियो एग्जाम से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट कराऊंगी, आप उसको देखते रहिएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हिंदी में ध्वनियाँ जो होती हैं कितने प्रकार की होती हैं। हमारा ऑप्शन है 2, 4, 6, 8। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। जो हिंदी में ध्वनियाँ होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। इसके एक्सप्लेनेशन पे आपको बहुत ही ज़्यादा फोकस करना है। देखिए दिया है हिंदी वर्णमाला में ध्वनियाँ मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, स्वर और व्यंजन होता है। हो सकता है कि अगली बार इसी एक्सप्लेनेशन में से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। देखिए पूछ रहा है कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। हमारा ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है ह्रस्व स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर। हो सकता है अगली बार ये पूछ ले कि ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं, तो देख लीजिए अ, छोटा ई, छोटा ऊ और री। ठीक है, अ, छोटा ई, छोटा ऊ और री। ठीक है, और दीर्घ स्वर कौन से होते हैं, आ, ठीक है, बड़ी ई, फिर बड़ा ऊ, ए ओ और अ। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये दीर्घ स्वर होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। देखिए स्वर और वर्ड से कितने ज़्यादा क्वेश्चन आप में पूछे गए हैं। कह रहा है कि जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 2, 3, 4, 6। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जीवा के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है अग्र स्वर, फिर मध्य स्वर और पश्च स्वर। देख लीजिए अग्र स्वर में कौन कौन से आते हैं, ई, बड़ी ई, ए एंड ए। ठीक है, और मध्य स्वर में केवल अ आता है। ठीक है, पश्च स्वर में आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ आता है। ठीक है, इतना सारा आप अच्छे से एक्सप्लेनेशन को देखते हुए चलिए। फिर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। हमारा ऑप्शन है दया, माया, भाषा, आभार। ठीक है, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कि जो आभार है वह क्या है, वह पुल्लिंग शब्द है। देखिए इसका आप पता कैसे लगा सकते हैं, जैसे देखिए हम अगर आप वाक्य में इसका प्रयोग करेंगे तो आप इसका आसानी से पता लगा सकते हैं। जैसे होता है क्या वाक्य हम बोलते हैं कि दया आ गई, उसको दया आ गई, यानी आ गई क्या है, यह एक स्त्रीलिंग है। फिर माया कैसी है, यानी क्या है, ये यहाँ पे भी स्त्रीलिंग आ रहा है। ठीक है, फिर आता है कि भाषा कैसी है, वहाँ की भाषा कैसी है। अगर हम बात करते हैं किसी की भाषा की, किसी देश की भाषा कैसी है, तो हम लोग पूछते हैं क्या कि वहाँ की भाषा कैसी है। ठीक है, और आभार के बारे में हम कैसे यूज़ करते हैं कि उसने आभार प्रकट किया। ठीक है, उसने आभार प्रकट किया, यानी कि क्या ये क्या है, ये पुल्लिंग है। ठीक है, आई होप आप बहुत अच्छे से इसको देखिए। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। ठीक है, हमारा ऑप्शन है आशा, कष्ट, क्षमा, सेना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि जो कष्ट शब्द है वो क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है, कष्ट शब्द क्या है, पुल्लिंग है। हम लोग क्या बोलते हैं, उसे कष्ट हो रहा है, हम लोग क्या बोलते हैं, उसे कष्ट हो रहा है। ठीक है, या फिर कोई किसी को कष्ट देता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसे कष्ट दे रहा है, उसको कष्ट हो रहा है। ठीक है, ऐसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, फिर आशा है, अगर आशा का हम वाक्य प्रयोग करें तो हम क्या बोलेंगे कि आशा की जाती है। ठीक है, क्षमा मांगी जाती है, और सेना आ रही है, ना कि हम ये बोलते हैं कि सेना आ रहा है, हम बोलते हैं सेना आ रही है। ठीक है, और कष्ट को क्या बोला जाता है कि उसको बहुत कष्ट हुआ, या फिर ठीक है उसको कष्ट हो रहा है। हम ये कभी नहीं बोलते उसे कष्ट हो रही है, हम बोलते हैं उसे कष्ट हो रहा है। तो आई होप जब आप किसी भी शब्द को वाक्य में प्रयोग करेंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि वह शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। आपको थोड़ी भी परेशानी नहीं होगी, आप उसको जो भी शब्द दिया उसका वाक्य प्रयोग करिए, निश्चित रूप से आप आसानी से पता लगा लेंगे कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है और कौन सा शब्द पुल्लिंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। ठीक है, हमारा ऑप्शन है विवाद, सार। देखिए स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से कितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। हमारा ऑप्शन है विवाद, सार, रूप, आय। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आय। ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं कि तुम्हारी आय कितनी है, हम ये नहीं बोलते हैं कि तुम्हारा आय कितना है, हम बोलते हैं तुम्हारी आय कितनी है। ठीक है, तो ये क्या है, ये प्रकार का क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। देखिए कितना सारे क्वेश्चन स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से पूछ रहा है। कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। हमारा ऑप्शन है गृह, चंदन, पता, सभा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभा। ठीक है, सभा बुलाई जाती है, सभा बुलाया नहीं जाता है, सभा बुलाई जाती है। तो आप किसी भी शब्द का, मैं बार बार बोल रही हूँ, वाक्य प्रयोग करिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि वो शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है संधि कितने प्रकार की होती है। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि संधि कितने प्रकार की होती है। हमारा ऑप्शन है 2, 3, 4, 6। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सदानंद का संधि विच्छेद कीजिए। हमारा ऑप्शन है सत धन आनंद, सत धन आनंद, सद धन आनंद, सदा धन आनंद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सत धन आनंद। चलिए देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या समझाया गया है, थोड़ा सा इसको ध्यान देते हैं। देखिए सदानंद का सही संधि विच्छेद सतधन आनंद है, इसमें व्यंजन संधि है। इसमें कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। इसके नियमानुसार यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण यानी क, च, ट, त, प का मेल किसी स्वर अथवा व्यंजन वर्ग के तीसरे वर्ण यानी ग, ज, ड, द, ब या चौथे वर्ण से होता है या अथवा अंतस्थ व्यंजन से होता है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, वहाँ पर देखिए दिया है, वहाँ पर दिया है कि होने पर क, च, ट, त, प अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण के साथ क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। चलिए इसको थोड़ा हम अच्छे से समझ लेते हैं।
देखिए वाक, यहाँ पे क्या है, वाक है, यानी कि पहला वर्ग है। पहला वर्ग कहने का मतलब है कि क हो गया, च हो गया। जैसे देखिए क से पहला लाइन स्टार्ट होता है, फिर च से स्टार्ट होता है, फिर ट से स्टार्ट होता है, ये पहला वर्ग हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, ये पहला वर्ग हो गया। ठीक है, और फिर तीसरा कह रहा है। ठीक है, तीसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। देखिए तो तीसरा क्या है, चलिए यहाँ से लाइन से स्टार्ट करते हैं। क ख ग तीसरा है। ठीक है, इसमें ग तीसरा है, फिर च छ, यहाँ पे ज तीसरा है, और यहाँ पे ट ठ, यहाँ पे ड तीसरा है। तो देखिए यहाँ पे समझाया गया है। देखिए वाक, यह क्या है, पहला है, और इसमें प्रयोग हो रहा है किसमें, ई से जुड़ रहा है, और किसमें प्रयोग हो रहा है, देखिए वाकिस नहीं होकर के वागीस हो जा रहा है, यानी क का ग हो जा रहा है। ठीक है, आप ध्यान दे रहेंगे। देखिए फिर कह रहा है प का, यहाँ पे सुप का अंत से जब किया जा रहा है तो सुबंत बन जा रहा है। यानी देखिए प वाले को देख लेते हैं। प पहला वर्ग है, और प फ ब आ रहा है तीसरे वर्ग पे, यानी कि देखिए प का ब में परिवर्तन हो गया। ठीक है, ऐसे ही ये परिवर्तित होता है। चलिए इसको व्यंजन संधि बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पुस्तकालय में कौन सा संधि है। हमारा ऑप्शन है दीर्घ गुण वृद्धि यड़। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है कि पुस्तकालय में दीर्घ संधि है। देखिए पुस्तकालय का संधि भी तो हो जाएगा, पुस्तक धन आलय में दीर्घ संधि है। इस संधि के नियमानुसार यदि हस्व या दीर्घ अ ई उ री के बाद हस्व या दीर्घ उ, कहने का मतलब है कि जब स्वर का स्वर से मेल होता है, जब स्वर का स्वर से मेल होता है, यानी छोटा अ ई उ के बाद अगर बड़ा अ ई उ या छोटा अ ई उ के साथ क्या होता है, मेल होता है, तो वहाँ पे दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, दीर्घ बन जाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे समझाया गया है। देखिए यहाँ पे है वीर प्लस अंगना, वीरांगना। देखिए अगर हम वीर लिखें, यहाँ पे क्या है, अ है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे वीर लिखते हैं तो वीर में क्या है, अ है। र कैसे बना है, र प्लस अ। ठीक है, यहाँ पे अ है। अब फिर देखिए अंगना, यानी अ से मिल रहा है, अ से मिल रहा है, तो ये अ और अ मिल करके क्या हो गया, आ हो गया। ठीक है, देखिए तो क्या हो गया, वीरांगना हो गया। क्या हो गया, वीरांगना हो गया। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे क्या है, अति में छोटी ई है। क्या है, अति में छोटी ई है, और फिर यहाँ पर भी छोटी है, तो छोटी ई और छोटी ई मिलकर के क्या हो गया, बड़ी ई हो गया, बड़ी हो गया। देखिए यहाँ पे अति हो गया है, तो हमें बड़ी की मात्रा हो गया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी उदय की संधि कीजिए। अभी प्लस उदय की संधि कीजिए। देखिए हमारा ऑप्शन दिया है अभ्युदय, अभ्योदय, अभ्युदय, अभ्युदय। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अभ्युदय। ठीक है, अभ्युदय। ठीक है, देखिए ये अभ्युदय कैसे हो गया। देखिए अभी उदय का सही संधि अभ्युदय है, इसमें यड़ स्वर संधि है। कैसे, इसके नियमानुसार यदि ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री के बाद भिन्न स्वर आए। ठीक है, कैसा स्वर आए, भिन्न स्वर आए, तो ई का बड़ी ई का यू। ठीक है, ई बड़ी ई का यू, देखिए सॉरी, ई और बड़ी ई का य हो जाता है। ठीक है, ऊ और बड़ा ऊ का व हो जाता है, तथा री का र हो जाता है, आधा र हो जाता है। ठीक है, ये आधा व है, या आधा य है, हो जाता है। जैसे यदि धन अपी, अब देखिए यहाँ पे यदि धन अपी, यहाँ पे क्या है, भिन्न स्वर है। यहाँ पे छोटी ई है, और यहाँ पे क्या है, अ है। ये दोनों मिलकर के क्या बन गए, यद्यपि। ठीक है, फिर देखिए अनु और अय, अनु और अय, अन्वय। ठीक है, क्या हो गया यहाँ पे, अन्वय। फिर पितृधन अनुमति, पितृनुमति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यथासंभव में कौन सा समास है। हमारा ऑप्शन है अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अव्ययी भाव समास। यथासंभव में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास। यदि यथासंभव जितना संभव हो में अव्ययी भाव समास है। इसका विग्रह है, इसको क्या बोलते हैं, यथासंभव मतलब जितना संभव हो। ठीक है, इस समास का प्रथम पद प्रधान तथा अव्यय होता है। यह अव्यय तथा संज्ञा के योग से बनता है तथा क्रिया विशेषण के रूप में कार्य करता है। देखिए प्रतिदिन में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। अनुरूप में भी कौन सा समास है, प्रत्यय भाव समास है, सॉरी अव्ययी भाव समास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमेश्वर में कौन सा समास है। हमारा ऑप्शन है द्वंद्व, कर्मधारय, अव्ययी भाव, तत्पुरुष। इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्मधारय। ठीक है, इसमें कर्मधारय समास है। देखिए कर्मधारय समास में क्या होता है, इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है। इस समास में क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान, उपमेय अथवा विशेषण या विशेष्य का संबंध होता है। ठीक है, देखिए प्राण प्रिय, प्राण के समान प्रिय, लाल मणि, लाल है जो मणि। ठीक है, यानी विशेष और विशेषता का क्या होता है, विशेष और विशेष्य का विशेषण का संबंध होता है। ठीक है, देखिए इसका देख लेते हैं कि देखिए लाल है जो मणि, मणि की विशेषता क्या बता रहा है, लाल है, यानी कि यहाँ पे क्या है, विशेषण और विशेष्य का संबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मणि जो क्या है, लाल है, यानी मणि की विशेषता क्या है कि वह लाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है। हमारा ऑप्शन है अधि, अध, अत, अद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कि अध्यक्ष में अधि उपसर्ग है। ठीक है, अध्यक्ष में अधि उपसर्ग निर्मित है। ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले या आदि में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, अधि उपसर्ग से बनने वाले अन्य शब्द क्या हो जाएंगे, अधिमूल्य हो जाएगा, अधिराज हो जाएगा, अधिग्रहण हो जाएगा। ठीक है, ये सब क्या है, इन सब में अधि जो है उपसर्ग क्या है, जुड़ा हुआ है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक उपसर्ग होता है, एक प्रत्यय होता है। प्रत्यय जो है किसी शब्दांश के लास्ट में जुड़ता है, ठीक है, और जो उपसर्ग होता है वो किसी शब्द के पहले जुड़ता है, ठीक है, और उसके बाद से क्या होता है, उस शब्द में परिवर्तन, उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। देखिए दिया है कि संग्राम में उपसर्ग बताइए। हमारा ऑप्शन है सन, सन, सम, ठीक है, स और सत। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कि इसमें देखिए क्या हो जाएगा, संग्राम में सम उपसर्ग हो जाएगा। देखिए संग्राम सम धन ग्राम से बना है, सम उपसर्ग में निर्मित शब्द है, उपसर्ग से निर्मित शब्द है, ठीक है। सम उपसर्ग से निर्मित अन्य शब्द क्या हो जाएंगे, देखिए समकक्ष हो जाएगा, समग्र हो जाएगा, समक्ष हो जाएगा, समबाहु हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा। इन सब में क्या है, इन सब में सम प्रत्यय सम उपसर्ग जुड़ा हुआ है, ठीक है। सावधानी में कौन सा प्रत्यय, देखिए हमने क्या बताया अभी कि जो उपसर्ग होता है वो किसी शब्द के पहले जुड़ता है, और जो प्रत्यय होता है किसी शब्द के बाद में यानी अंत में जुड़ता है, ठीक है। देखिए सावधानी में पूछ रहा है कौन सा प्रत्यय जुटा है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है नी, धानी, ई, आनी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ई, ठीक है। सावधानी में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, ई प्रत्यय है सावधानी में, ठीक है। देखिए अब ई प्रत्यय से बनने वाले वाक्य कौन से हैं, ठीक है, यानी देखिए जो सावधान है, सावधान इसका मूल शब्द है, सावधान मूल शब्द है, ठीक है, सावधान मूल शब्द है, ठीक है, और इसमें ई हमने जोड़ दिया है तो क्या बन गया है, सावधानी, ठीक है। चलिए और कौन से शब्द हैं जो ई प्रत्यय लगाकर बने हैं, देखिए किसानी हो गया, बदमाशी हो गया, महाजनी हो गया, दलाली हो गया, जालसाजी हो गया, आदि हो गया, ठीक है, ठीक है। किसान से किसानी बना है, किसान इसका मूल शब्द है। बदमाशी से बदमाशी बना यानी क्या, बदमाश इसका मूल शब्द है। महाजन इसका मूल शब्द है, दलाल इसका मूल शब्द है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है, हमारा ऑप्शन है गी, ई, द, गी, ई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिंदगी में गी प्रत्यय, ठीक है। जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है, गी प्रत्यय, ठीक है। चलिए गी प्रत्यय से देख लीजिए और कौन कौन से शब्द बने हैं, खानगी बना है, बंदगी बना है, ठीक है, गंदगी बना है, ये सब गी प्रत्यय इसमें लगे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। देखिए हमारा ऑप्शन है प्रिय, पिया, मोर, चार। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है कि जो प्रिय है वो क्या है, वह तत्सम शब्द है। देखिए तत्सम शब्द क्या होते हैं, तत्सम जो शब्द होते हैं वो संस्कृत के शब्द होते हैं। वो मूल रूप से कैसे शब्द होते हैं, संस्कृत के शब्द, बोलने में संस्कृत जैसा वो शब्द लगता है, तो आप पहचान जाएंगे कि वो क्या है, वो कैसा शब्द है, वो तत्सम शब्द है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि देखिए यहाँ पे दिया प्रिय दिया हुआ है, मयूर दिया हुआ है, चतुर्थ दिया हुआ है, ये सब क्या है, ये सब संस्कृत के ही तो शब्द है, ठीक है। संस्कृत के मूल शब्द को ही तत्सम शब्द कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है पूछ रहा है। हमारा ऑप्शन है वचन, शलाका, तिक्त, चार, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कि जो चार है, अभी हमने देखा कि चार का क्या था, तो चतुर्थ था इसका तत्सम, क्या था, चतुर्थ था इसका तत्सम, ठीक है। बाकी वचन जो है ये क्या है, तत्सम है, तिक्त भी तत्सम है और शलाका भी तत्सम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका तद्भव क्या हो जाएगा, देखिए नीचे दिया हुआ है कि वचन का हम लोग क्या बोलते हैं, वचन बोलते हैं हिंदी में, शलाका को सलाई बोलते हैं, तिक्त को तीता बोलते हैं, चतुर्थ को चार बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द विदेशज है। हमारा ऑप्शन है रिक्शा, जूता, तेंदुआ, नाव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रिक्शा। जो रिक्शा शब्द है वो कैसा शब्द है, विदेशज शब्द है। बाकी जो तेंदुआ है, जूता है, नाव है, विदेशज शब्द नहीं है। देखिए दिए गए विकल्पों में जो रिक्शा है वह विदेशज यानी जापानी का शब्द है, जबकि जूता, तेंदुआ देशज शब्द है, और नव कैसा शब्द है, तो नव तत्सम शब्द है, ठीक है। इसका तद्भव होता है नया, ठीक है। हम लोग बोलते हैं नव निर्माण, नव निर्माण का मतलब क्या, नया निर्माण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाय कौन सी संज्ञा है। हमारा ऑप्शन है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कि गाय जो है जातिवाचक संज्ञा है। देखिए गाय जातिवाचक संज्ञा है, संज्ञा के इस रूप में व्यक्ति या वस्तु की पूरी जाति का बोध होता है, जैसे कि लड़का, भाई, घोड़ा, मोर, किताब, शिक्षक, मंत्री आदि, ठीक है। तो गाय कैसा है, तो गाय एक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि गाय कई प्रकार की होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा भाववाचक संज्ञा है, निम्न में से कौन सा भाववाचक संज्ञा है। जैसे दिया है दिल्ली, लड़का, मोहन, बीमारी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कि जो बीमारी है वह भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। बीमारी कैसा है, वो भाववाचक संज्ञा है। देखिए इसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन को देखते चलते हैं। दिया है कि जिस संज्ञा से किसी भाव, दशा, धर्म, गुण या कार्य का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्यता, चलन, सजावट, सरलता, गरीबी, गर्मी आदि, ठीक है। जो हमारे इमोशन से जुड़े होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको भाववाचक बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है। हमारा ऑप्शन है 9, 10, 11, 12। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
कि जो हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है, तो 11 सर्वनाम है। देख लीजिए, मैं हो गया, तू हो गया, आप हो गया। देखिए, हो सकता है अगली बार क्वेश्चन में पूछ दे कि 4 ऑप्शन दे दे सर्वनाम का और बोले कि इसमें से कौन सा सर्वनाम नहीं है। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि सर्वनाम कौन कौन से हैं। मैं है, तू है, आप है, यह है, वह है, जो, शो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये पूरे जो हैं 11 के 11 क्या हैं, ये सर्वनाम है। ठीक है, हिंदी में कितने टोटल सर्वनाम है, तो 11 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। मैं बार बार बोल रही हूँ फ्रेंड्स कि आप अपने जो नीचे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। निश्चित रूप से इसी एक्सप्लेनेशन में से आपको कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसी से कई सारे क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, हमारा ऑप्शन है 5, 6, 7, 8। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। कौन कौन सा होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, निजवाचक होता है, संबंधवाचक होता है, अनिश्चयवाचक होता है और प्रश्नवाचक होता है। ठीक है, देखिए, पहले आप पुरुषवाचक को याद कर लीजिए, फिर निश्चय और अनिश्चय को याद कर लीजिए, ऐसे इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, फिर प्रश्नवाचक को याद कर लीजिए, फिर निजवाचक और संबंधवाचक को याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्वतीय कौन सा विशेषण है। देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्वतीय कौन सा विशेषण है। हमारा ऑप्शन है गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। देखिए, जो पर्वतीय है वह गुणवाचक विशेषण है। कैसा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। चलिए, इसका थोड़ा सा हम देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन क्या दिया है। देखिए, पर्वतीय शब्द में गुणवाचक विशेषण है विशेषण के जिस रूप में किसी संज्ञा या सर्वनाम का गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, प्रकार, संबंध, दशा आदि का पता चले उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे विद्वान, दुष्ट, सुंदर, हरि, मोटा, दुर्बल, पठारी, सो जो किसी का गुण बताता है, किसी का दशा बताता हो, किसी का आकार आकृति बताता हो। ठीक है, जैसे हम लोग बात करते हैं कि त्रिभुजाकार है। ठीक है, अगर हम आकार का बात करें तो हम क्या बोलते हैं, त्रिभुजाकार है, तो हमारा माइंड में फिट हो जाता है कि हाँ, त्रिभुज का आकार कैसा होता है, यानी वो त्रिभुजाकार है। ठीक है, फिर हम लोग बोलते हैं कि वो बहुत ही सुंदर है। ठीक है, वो बहुत मोटा है। तो ये क्या, ये सब गुण है, यानी कि क्या है, यहाँ पे गुण है। चलिए, गुणवाचक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है। हमारा ऑप्शन है आगरा, चमकीला, कुछ, लिखना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चमकीला। चमकीला किसी का विशेषण हो सकता है। देखिए, आगरा, कुछ और लिखना विशेषण नहीं है। ठीक है, दिए गए विकल्प में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, दिया है कि दिए गए विकल्पों में चमकीला शब्द विशेषण है, जबकि आगरा संज्ञा है। क्या आगरा संज्ञा है, क्योंकि आगरा का एक ही नाम का है। ठीक है, आगरा शहर जो कि यूपी में है। ठीक है, आगरा। लिखना क्रिया है तथा, ठीक है, लिखना, खाना, पीना, ये सब क्या क्रिया है। कुछ क्या है, अवयव है। वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा कि वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। लेकिन जिसकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य होता है। जिसकी विशेषता बताई जाती है वह क्या होता है, वह विशेष्य होता है। जैसे देखिए, मान लीजिए हमने लिखा कि राम एक अच्छा लड़का है। राम एक अच्छा लड़का है। राम एक अच्छा लड़का है। ठीक है, राम एक अच्छा लड़का है। तो ध्यान दीजिएगा, अच्छा है, ये क्या है, ये इसकी विशेषता है। राम की विशेषता है कि राम एक अच्छा लड़का है, लेकिन किसकी विशेषता बताई जा रही है, राम की विशेषता बताई जा रही है। राम एक अच्छा लड़का, यानी क्या, यह विशेष्य हो गया, ये विशेष्य हो गया। आई होप आपको बहुत अच्छे से विशेष और विशेषण में अंतर समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं। हमारा ऑप्शन है सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा विशेषण। ठीक है, जो शब्द संज्ञा की विशेषता या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। हमारा ऑप्शन है अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक, विकर्मक। इसका राइट आंसर हो जाएगा अकर्मक। राम सो रहा में कोई भी कर्म नहीं है। राम सो रहा में कोई भी कर्म नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या है, अकर्मक क्रिया है। जहाँ पे कर्म होता है वहाँ पे सकर्मक क्रिया होता है। चलिए, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। राम सो रहा है वाक्य में अकर्मक क्रिया है। जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर ही पड़ता है, जिस क्रिया का प्रभाव केवल कर्ता पर ही पड़ता है वह क्रिया अकर्मक कहलाती है। राम सो रहा है, इसका इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, केवल राम पे पड़ रहा है। ठीक है, इस क्रिया में कर्म का अभाव है, यानी कि इसमें कर्म नहीं है। उदाहरण, सोहन हंस रहा है। सोहन हंस रहा है तो सोहन हंस रहा है तो इसका इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, सोहन पे ही पड़ रहा है। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पे कर्ता, यहाँ पे क्रिया है, यहाँ पे कर्म कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह एक सप्ताह बाद आया, इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। हमारा ऑप्शन है वह एक बाद आया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाद। ठीक है, इसमें क्रिया विशेषण क्या है, तो बाद है। क्या कह रहा है, वह एक सप्ताह बाद आया। चलिए, इसको थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। दिया है
कि वह एक सप्ताह बाद आया वाक्य में बाद शब्द क्रिया विशेषण है। जो क्रिया की विशेषता बताती है उसको हम क्रिया विशेषण बोलते हैं। ठीक है, जिन शब्दों में क्रिया की विशेषता का ज्ञान होता है उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे यह कल अवश्य आएगा, यह कल अवश्य आएगा, इस वाक्य में आएगा क्या है, क्रिया है, और अवश्य उसकी विशेषता बता रहा है। ठीक है, अतः अवश्य शब्द क्रिया विशेषण है। कुछ प्रमुख क्रिया विशेषण शब्द दिया हुआ है, देखिए नीचे ध्यान दे लीजिए। धीरे धीरे, कब, पर्याप्त, अवश्य, ये सब क्या है, ये सब क्रिया विशेषण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेना युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी। सेना युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी, देखिए आप, हम सेना पीछे अभी पढ़ रहे थे कि वो क्या है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। देखिए यहाँ पर भी आपको दिख जाएगा कि सेना क्या है, स्त्रीलिंग है। क्या लिखा है कि सेना युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी। ठीक है, यहाँ पे क्या ये लिखा है कि सेना युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ा, नहीं, सेना युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी। तो इससे क्या पता चलता है कि सेना क्या है, स्त्रीलिंग है। चलिए हम इस क्वेश्चन पे देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। सेनाएं युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी, इस वाक्य में संबंधवाचक बताइए। हमारा ऑप्शन दिया हुआ है सेनाएं युद्ध क्षेत्र आगे बढ़ी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आगे। ठीक है, इसमें किससे संबंधवाचक क्या है, इसमें आगे क्या है, संबंधवाचक है। ठीक है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहा है कि सेना युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी वाक्य में संबंधवाचक शब्द क्या है, आगे है। जिस अव्यय से दो पदों के बीच परस्पर संबंध सूचित हो। ठीक है, संबंध दर्शाता है। जिस शब्द से हमें दो लोगों के बीच में संबंध है, दो कार्यों के बीच में संबंध दिखता है, वहाँ पे क्या होता है, संबंध सूचक अव्यय होता है। देखिए संबंध बोधक अव्यय होता है, उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे पहले, बाद, अब तक, द्वारा, अलावा, अपेक्षा, समीप, कारण, आसपास। देखिए ये सारे क्या हैं, ये संबंध बोधक अव्यय हैं। आप इनको देख लीजिए कि पहले, बाद, ठीक है, अब तक, द्वारा, ये सब क्या है, ये सब संबंध बोधक अव्यय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह आया और मैं गया, इस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द बताइए। हमारा ऑप्शन है वह आया और गया। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, वह आया और मैं गया, इसको कौन जोड़ रहा है, वह और जोड़ रहा है। वह आया, मैं गया, इन दोनों वाक्यों को कौन जोड़ रहा है, और जोड़ रहा है। ठीक है, तो जब दो वाक्यों को कोई शब्द जोड़ता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे समुच्चय बोधक शब्द बोलते हैं। ठीक है, जैसे देखिए समुच्चय बोधक शब्द कौन से हो सकते हैं, तथा हो गया, और हो गया, परंतु हो गया, अतः हो गया, इसलिए हो गया, वरन हो गया, ये सब क्या है, ये सब समुच्चय बोधक शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाय अब मैं क्या करूं, इस वाक्य में विस्मय बोधक शब्द बताइए। हाय मैं अब क्या करूं, इसमें विस्मय बोधक शब्द आपको बताना है। हमारा ऑप्शन दिया हुआ है हाय अब मैं क्या। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाय। ठीक है, हाय के आगे देखिए विस्मय आदि बोधक शब्द जो साइन होता है, जो चिन्ह होता है, वह लगा हुआ है। ठीक है, देखिए विस्मयादि बोधक शब्द क्या होते हैं, वे वाक्य में विस्मयादि बोधक शब्द हाय। देखिए जो अव्यय शब्द हर्ष, उल्लास, शोक, दुख, घृणा आदि मनोभाव को सूचित करते हैं, ठीक है, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे वाह, अच्छा, हाय, छी छी, अरे, हे आदि, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब विस्मयादि बोधक शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द अनिक का पर्यायवाची है। हमारा ऑप्शन है अर्जुन, सेना, अग्नि, घोड़ा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अनिक को क्या बोलते हैं, अनिक को क्या बोलते हैं, तो सेना बोलते हैं। अनिक को क्या बोलते हैं, सेना बोलते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ पर्यायवाची शब्द दिया हुआ है, चलिए देख लेते हैं। अनिक शब्द सेना का पर्यायवाची है। सेना के अन्य पर्यायवाची शब्द क्या है, सैन्य हो गया, फौज हो गया, वाहिनी हो गया, कटक हो गया, लश्कर हो गया, अनिकिनी हो गया आदि, सब क्या है, सब सेना का पर्यायवाची है। ठीक है, अब देखिए अग्नि का क्या हो जाएगा, आग, पावक, अनल, वह्नि, हुतासन आदि। ठीक है, धूमकेतु, ये सब क्या होता है, ये सब अग्नि का होता है। अब बात करें घोड़ा की, देखिए तुरंग, बाजी, घोटक है, अश्व, ये सब क्या है, घोड़ा का है। और अर्जुन का क्या हो जाएगा, धनंजय, पार्थ, भारत, गांडीवधारी आदि, सब क्या है, ये सब अर्जुन का पर्यायवाची शब्द है। कपड़ा का पर्याय बताइए। कपड़ा, देखिए कपड़ा का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है। हमारा ऑप्शन दिया हुआ है चलन, वसन, ठीक है, गगन, एक सेकेंड, ठीक है, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कपड़ा का पर्यायवाची क्या होता है, वसन होता है। देख लीजिए, और कपड़ा का क्या क्या पर्यायवाची होता है, वस्त्र बोलते हैं, पट बोलते हैं, चिर बोलते हैं, पहरावा बोलते हैं, ये सब क्या है, ये सब कपड़ा का पर्यायवाची शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश का विलोम बताइए। हमारा ऑप्शन दिया हुआ है धरती, पताल, अनर्थ, अनग। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आकाश का पर्यायवाची शब्द विलोम शब्द क्या होता है, पताल होता है। ठीक है, देखिए आकाश का पताल या पृथ्वी होता है, अनर्थ का अर्थ होता है, अनग का अग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का विलोम पूछ रहा है। पृथ्वी का विलोम पूछ रहा है, वही पृथ्वी का क्या हो जाएगा, आकाश ही होगा। चलिए दिया है आकाश, पताल, गोचर, लौकिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आकाश। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ विलोम शब्द दिया हुआ है। पृथ्वी का आकाश होगा, गोचर का अगोचर होगा, लौकिक का अलौकिक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभय उभय शब्द युग्म का सही अर्थ है। अभय उभय शब्द युग्म का सही अर्थ है। हमारा ऑप्शन है निर्भय, दोनों, हवा, अग्नि, पढ़ना, पढ़ाना, दोनों, निर्भय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
अभय और दोनों। देखिए अभय का मतलब होता है निर्भय और उभय का मतलब होता है दोनों, ठीक है, दोनों। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है अभय शब्द का अर्थ अनिर्भय और दोनों होगा हवा अग्नि शब्द युग्म का सही अर्थ वाला युग्म अनिल और अनल होता है। क्योंकि देखिए ये इसलिए यहाँ पे दे दिया है क्योंकि क्वेश्चन बार बार पूछता है। अनिल मतलब हवा और अनल मतलब क्या होता है, अग्नि होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अली और अली, ये आयोग का बहुत ही ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है। ये बार बार जब भी आयोग कोई हिंदी कोई एग्जाम कराता है जिसमें हिंदी पूछी जाती है तो ये आए दिन ये जो अली अली है ना ये देखने को मिल ही जाता है, ठीक है। तो अली अली शब्द युग्म का सही अर्थ है, हमारा ऑप्शन है कंधा हिस्सा भौरा सखी दमन दामन दसन दर्शन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भौरा सखी, ठीक है। भौरा सखी क्या है, इसका अली अली का अर्थ हो जाएगा। देखिए अली अली में जब छोटी की मात्रा होती है तो भौरा होता है, बड़ी की मात्रा होती है तो सखी होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे कुछ और दिया हुआ है देख लेते हैं। अली अली का भौरा सखी, अंश और अंश का मतलब होता है हिस्सा, अंश का मतलब होता है कंधा, दमन और दामन का होगा दबाना और आंचल, दसन और दर्शन का होगा मुहूर्त और विचार। देख लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लीजिए, निश्चित रूप से इसमें से हो सकता है एक आध आपको क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के बाद में जुड़ता है, किसी शब्द के मध्य में जुड़ता है, किसी शब्द के आगे जुड़ता है, शब्द में कहीं भी जुड़ सकता है। देखिए अभी मैंने आपको पहले ही बताया कि उपसर्ग क्या होते हैं, किसी शब्द के पहले जुड़ते हैं और जो प्रत्यय होता है किसी शब्द के बाद में जुड़ता है। इस हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसी शब्द के आगे जुड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम उपसर्ग बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा शब्द शुद्ध है, हमारा ऑप्शन दिया हुआ है 46 46 46 46। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शुद्ध वर्तनी भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, कभी कभी 4-5 पूछ देता है शुद्ध वर्तनी, कभी कभी 4-5 पूछ देता है, ठीक है। दिया है कि दिए गए विकल्पों में शुद्ध शब्द 46 है, ठीक है। देख लीजिए 46 कैसे लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से शुद्ध शब्द बताइए। ये भी बहुत ही ज़्यादा जो उज्ज्वल होता है बहुत ही बार पूछा जाता है, उज्ज्वल से बने शब्द उज्ज्वल उज्ज्वलन ये सब शब्द बार बार पूछे जाते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है। देखिए हमारा ऑप्शन दिया हुआ है, आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही है। देखिए राइट आंसर हो जाएगा इसका उज्ज्वलन, ठीक है, उज्ज्वलन इसका सही है। और देखिए उज्ज्वल भी आधा ज ही रहता है दोनों में, उज्ज्वल भी ऐसे ही लिखा जाता है। ये क्वेश्चन भी देखिए उज्ज्वल भी ऐसे लिखा जाता है उज्ज्वल, ठीक है। दोनों में क्या होता है, दोनों आधा ज ही होता है। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ठीक है। फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं जो सेकंड पाली का हिंदी पूछा गया है वो मैं जल्दी से जल्दी लेकर के आऊँगी, नेक्स्ट वीडियो में उसी को लेकर के आऊँगी।